चलो बच्चों, साइंस टेक के अपने अगले लेक्चर पे चलते हैं। आज हम बात करेंगे एनर्जी से रिलेटेड एक साइंस टेक की टॉपिक है जिसमें फ्यूल सेल की बात होगी। आप सबको पता है एक एनर्जी होती है, एक क्लीन एनर्जी होती है। स्वच्छ ऊर्जा बिल्कुल अलग है। जैसे ये जो रोशनी हम यूज करें क्लीन एनर्जी नहीं है, ये कोल एनर्जी है। एक प्लांट लगा हुआ, वहां से बिजली बन रही है कोयला जलने के बाद, और वो हमें मिल रही है। एनर्जी हमें साफ लग रही है बट ये क्लीन एनर्जी नहीं है। तो क्लीन एनर्जी के लिए बहुत बड़ा ऑप्शन होता है फ्यूल सेल। सेल आप सबने सुना है। फ्यूल सेल का मतलब होगा उसमें खुद का ईंधन होगा। मतलब एक बैटरी होगी, उसमें इधर ऑक्सीडेंट इधर फ्यूल होगा, या आपस में जल के यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और घरों में सप्लाई होगी। फिर से समझिएगा, एक फ्यूल होगा, एक ऑक्सीडेंट होगा जो आपस में जलेंगे, एनर्जी क्रिएट करेंगे और वो जाएगा। तो ये क्लीन एनर्जी होगी, इसकी कोशिश यहाँ पे की जा रही है। फ्यूल सेल आर इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली फ्रॉम फ्यूल। ये क्या करते हैं, ईंधन से स्वयं अपनी एनर्जी बनाते हैं जो एफिशिएंट होती है और पॉल्यूशन फ्री होती है। अब एफिशिएंट क्यों होगी, ध्यान से समझिए। मान लीजिए यहाँ पे एक पावर ग्रिड लगा है और ये तार खंबे पे जा रहा है, तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिके होगी कि नहीं होगी? अगर 100% बिजली खंभों में जाती है तो 60% घरों तक पहुंचती है, 40% खराब हो जाती है। पर अगर हमारे घर पे ही बने और तुरंत हम सप्लाई ले लें तो ज्यादा एफिशिएंट होगा ना, इसमें हमारी चीजें ज्यादा फायदा देंगी ना, तो हाईली एफिशिएंट मानी जाएगी। ठीक है, कंबंशन बेस्ड होगा, पावर बैटरीज होंगी, फ्यूल सेल कंबंशन करेंगे और रिचार्जिंग करेंगे। इंडिया में क्लीन एनर्जी का कमिटमेंट हमने पेरिस एग्रीमेंट में दिया हुआ है। तो डेवलपमेंट जो है अल्टरनेटिव पावर सोर्स का जो है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी हो गया है। फ्यूल सेल जो है वो 70% ऑफ द इंडियन पावर नीड को 2032 तक पूरा कर सकते हैं। आपको कनेक्शन की जरूरत नहीं है, आप बढ़िया से एक बैटरी लगाइए इन्वर्टर वाले, उसमें एक इन्वर्टर कनेक्ट करिए, वो बैटरी खुद जलेंगी, खुद कंबंशन करेंगी, तो उससे आपको बेनिफिट होता रहेगा। ठीक, फ्यूल सेल कैन पोटेंशियली मीट हो गया। इसके बाद देयर आर क्लीन एफिशिएंट एंड रिलायबल पावर जनरेशन मेक फ्यूल सेल्स इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी टू इंडिया। और इसको हमें एक्सप्लोर करना है ताकि हम एमिशन जो हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर पाए, रेगुलेट कर पाए और खत्म कर पाए। तो इसके प्रयास के लिए हम इतनी सारी चीजें करना चाह रहे हैं। ये रहा इसका हिंदी वर्जन। यहां पर कहा गया 2032 तक हमारे देश की टोटल एनर्जी का 7% ये विद्युत रासायनिक उपकरण देगा। ये बहुत बड़ी चीज हो गई ना। ये ईंधन सेल अगर 7% एनर्जी भी बना रहे हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट है। फ्यूल सेल होते क्या? अब यह बात आती है फ्यूल सेल क्या होता है। तो आप लोग हिसाब से क्या होगा फ्यूल सेल बच्चों? अभी समझाया था ना फ्यूल सेल क्या है, क्या होगा आपके हिसाब से? जब मैंने आपको बताया फ्यूल सेल क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होगी जो इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शन के साथ खुद ही फुलफिल करेगी। ये उसका फ्यूल है, यहाँ पे कंबंशन चैम्बर है, यहाँ पे बिजली जनरेट होगी और इस पाइल्स में आ जाएगी, हम यूज कर लेंगे। तो ये क्या यूज करेगा, जब ये होगा तो रिएक्शन में क्या निकलेगा, इससे पानी निकलेगा, बिजली निकलेगी और गर्मी निकलेगी। और तीनों केमिकल जो है एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो क्या होगा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाएगा। विद्युत रासायनिक उपकरण है जो ऑक्सीडेंट और ईंधन को जलाएंगे। इस प्रक्रिया में बिजली पैदा होगी, ऊष्मा पैदा होगी और गर्मी पैदा होगा। सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए जाने वाला का हाइड्रोजन ईंधन सेल। सबसे ज्यादा क्या यूज होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फ्यूल इकलौता ऐसा फ्यूल है
जो ज्यादा देर तक एनर्जी दे सकता है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को अगर हम यूज करेंगे तो हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। उसके साथ हम मेथनॉल यूज कर सकते हैं, एथेनॉल यूज कर सकते हैं, नेचुरल गैसेज यूज कर सकते हैं, गैसोलीन यूज कर सकते हैं। ऑक्सीजन और हवा आमतौर पर ऑक्सीडेंट के रूप में प्रयोग लाया जाता है। भाई एटमॉस्फेयर के सामने हमें एयर मिल ही रही है तो हम उसका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। हाउ डू फ्यूल सेल वर्क, ये फ्यूल सेल किस तरीके से काम करेगी? लोअर की हालत देखो, फ्यूल सेल किस तरीके से काम करेगी? फ्यूल सेल बेटा कैसे काम करेगी? यहाँ पर एक फ्यूल इलेक्ट्रोलाइट होगा और एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये देखिए फ्यूल सेल है इसका और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोलाइट है और ये बीच में इलेक्ट्रिसिटी का कंबंशन चैम्बर है जहां पर हीट सारी जाएगी। अब ये तीन चीजें मिलकर इसका काम करेंगी, ठीक है, और ये सर्किट लगे हुए जहां से बिजली यूज कर ली जाएगी। ये बैटरी अगर आपके घरों में लगती है तो आपको प्रॉपर पावर जनरेशन देगी और सेफ मोड में पावर जनरेशन देगी। अगर आप सेफली पावर जनरेशन चाहते हैं तो एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपके लिए। अब इसमें जरूरी भाग क्या होता है? इसमें सबसे पहला भाग होता है एनोड। एनोड क्या होता है? एक छिद्र युक्त धातु निर्मित होता है जो ऑक्सीकरण करता है। भाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका उत्सर्जन होना चाहिए वरना बैटरी फट जाएगी। इसके बाद कैथोड आते हैं, ये ऑक्सीडेंट का न्यूनीकरण करता है। फिर इलेक्ट्रोलाइट आते हैं, इलेक्ट्रॉन को अवरोध करते हैं, प्रोटॉन का स्थानांतरण ही होगा, बाकी रोक देंगे। उत्प्रेरक में प्लैटिनम ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रियाओं की गति को देता है। ईंधन में हाइड्रोजन मेथनॉल ऑक्सीकरण के लिए एनोड पर होता है। ऑक्सीडेंट में वायु या ऑक्सीजन कुछ भी हम इसमें यूज कर सकते हैं ताकि हम फ्यूल सेल को बना पाए। अंग्रेजी वर्जन ये रहा आपके सामने, पढ़ो अंग्रेजी, अंग्रेज पढ़ो। पहला होता है एनोड। एनोड मेड फ्रॉम द पोस्ट कार्बन और द मेटल, इट्स ऑक्सीडेंट्स द फ्यूल फैसिलिटेट टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। कैथोड, कैथोड एक कार्बन मेटल होता है जो इनेबल करता है ऑक्सीडेंट का रिडक्शन करने के लिए। फिर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो ट्रांसफर करते हैं ब्लॉकिंग इलेक्ट्रॉन्स को। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स जब ब्लॉकिंग इलेक्ट्रॉन्स होती है उनको ट्रांसफर करते हैं। फिर कैटालिस्ट आते हैं, टिपिकली प्लैटिनम इसमें यूज किया जाता है जो ऑक्सीडेंट्स की स्पीड को बढ़ाता भी और रिड्यूस भी करता है। फ्यूल में हम बेटा क्या यूज करेंगे? हाइड्रोजन यूज करेंगे, मैथनॉल यूज करेंगे और ऑक्सीडाइज यूज करेंगे एनोड के साथ। जब इसके ऑक्सीडेंट्स की बात करेंगे तो ऑक्सीडेंट्स में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एयर होती है, ऑक्सीजन होती है जिसका प्रयोग हम कैथोड के रूप में करते हैं। फ्यूल में हाइड्रोजन मेथनॉल जो होता है वो कॉन्टिन्यूअसली फीड किया जाता है ताकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अपने आप को तोड़ते रहे। प्रोटॉन पास करता है इलेक्ट्रोलाइट से, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ जब मिलता है तो एक्सटर्नल सर्किट्स पे ये इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर देता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोलाइट जब इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होते हैं, प्रोटॉन और ऑक्सीजन मिलती है, तब ये क्या करता है? वाटर और थोड़ी गर्मी भी निकालता है। तो बैटरी आपको कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी दे सकती है, ठीक। दिस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी कंबंशन। अब ये क्या करते हैं? बिना किसी चीज को जलाए, ठीक है, कंबंशन प्रॉपर कर लेते हैं। नाक देख के पूरी बह रही है, ठीक है, से ऊपर ये पूरा सेको, ठीक। अब ये क्या है? लो इमल्शन करते हैं, बहुत कम इमल्शन करते हैं, बहुत ज्यादा कम इमल्शन करते हैं। जिससे क्या होता है? ये जो इन्वायरमेंट है बेटा वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें बनाने लगते हैं। द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसाइड द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ अ फ्यूल सेल। ये क्या करते हैं? ऑपरेटिंग टेम्परेचर एक फ्यूल सेल का क्रिएट करते हैं। द एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन एंड द ओवरऑल सेल रिएक्शन डिफर बेस्ड ऑन द फ्यूल एंड द ऑक्सीडेंट यूज। अब यहाँ पे क्या है? जो जिस तरीके का फ्यूल होगा उसी तरीके की एक्टिविटीज होंगी। भाई आप हाइड्रोजन डालोगे अलग चलेगा, मैथनॉल अलग चलेगा, एथनॉल अलग चलेगा, हर एक फ्यूल अलग अलग काम करेगा। तो उसी हिसाब से अलग अलग तरीके के प्रिंसिपल्स हैं जो इन फ्यूल सेल के टाइप्स के रूप में यूज किए जा सकते हैं। अब आते हैं बेटा हिंदी वर्जन पे। अगर हम हिंदी वर्जन की बात करें तो हिंदी वर्जन क्या कहता है कि हाइड्रोजन मेथनॉल आदि को ईंधन में यूज किया जा सकता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड से जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहरी सर्किट में घूमते हैं और बिजली पैदा करते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी और गर्मी बनाते हैं। जो उत्सर्जन है जो एकदम सही है, बिना किसी दहन के और बहुत कम उत्सर्जन के साथ बिजली बनाते हैं। ईंधन सेल की ऑपरेटिंग तापमान पर निर्धारित करता है कौन सा आप ईंधन यूज करें और उसको किस तरीके से प्रयोग में लाना है। ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। अब ईंधन कोशिकाओं के कई सारे प्रकार होते हैं, है ना। अब जाहिर सी बात है ईंधन कोशिकाओं के कई प्रकार में पहला होता है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल।
अब ये क्या करता है, ये पानी आधारित अम्लीय पॉलीमर झिल्ली और प्लेटिनम उत्प्रेरक छिद्रयुक्त कार्बन इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करता है। ये बढ़िया करता है। ईंधन के रूप में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को यूज करते हैं। इसमें जो टेम्परेचर होता है 50 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करता है। कॉम्पैक्ट होते हैं, हल्के होते हैं और परिवहन के लिए जरूरी है। जो गाड़ियां चलती हैं, जो कार बनेंगे, उनके लिए अच्छा है। सेल्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। 50 टू 100 डिग्री में कोई चीज जलती नहीं है जल्दी, तो इसको करना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये कहाँ पे यूज होगा, ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशंस के लिए बहुत सुटेबल है इसको अगर हम यूज करते हैं तो। दूसरा हमारा ये देखिए, ये इस तरीके से काम करेगा। अगर आप ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन इधर है, ऑक्सीजन अलग है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब साथ में यूज होगी तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और जो अनयूज्ड होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो मिलके क्या बना देगा, पानी। आपने देखा होगा ना, जब इलेक्ट्रिक कार खुद का फ्यूल जनरेट करती है तो वो क्या करती है, लास्ट में क्या छोड़ती है, पानी। तो हर इलेक्ट्रिक कार अगर सेल्फ कंबंशन करेगी तो पानी ही छोड़ेगी, तो ये वाटर यहाँ पे छोड़ते हुए जाएगी। तो ये क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर आपके लिए क्रिएट करती है। ये पर्यावरण के सम अनुरूप आपके लिए कार्य करते हुए दिखेगी। एल्काइन फ्यूल सेल, इसको बैकन फ्यूल सेल भी कहा जाता है। ये जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करते हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर 60 से 250 तक रह सकता है। ठीक, अब ये सेल प्रौद्योगिकी में से एक है, पर CO2 के प्रति संवेदनशील है। ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है। यहाँ पे प्लस माइनस होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। इसको हम कहीं पर भी प्रयोग में ला सकते हैं। इसके बाद आता है फॉस्फोरिक एसिड सेल। फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल्स जो होते हैं, इनमें क्या है, फॉस्फोरिक एसिड को यूज किया जाता है और कार्बन इलेक्ट्रॉनोट्स को प्लेटिनम क्रिस्टल्स पे डाला जाता है। ये 150 से 210 सीसी तक यूज करता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन को 1.5 तक सहन कर लेता है। इसकी जो कैपेबिलिटीज है, कार्बन मोनोऑक्साइड को ये रेगुलेट करके कंट्रोल कर सकता है। 1.5% तक इसको रेगुलेट कर सकता है। तो इस फ्यूल सेल का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन डाला, फास्फोरस डाला, ये फास्फोरस फ्यूल सेल्स हैं। इनका प्रयोग करते हुए हमने हाइड्रोजन आयंस को यहाँ डाल के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो देखिए फ्यूल सेल बहुत टाइप के हैं, सबके टेम्परेचर अलग है। इसका हाई टेम्परेचर माना जा रहा है, तो ये गाड़ी में नहीं लगाए जा सकते, पर घरों के प्रयोग में लाए जा सकते हैं बिल्कुल। अब मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल, पिघला हुआ कार्बोनेट ईंधन सेल क्या होता है, इसका टेम्परेचर जो होगा 600 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, कई सारे डिफरेंट यूज ऑफ हाइड्रोकार्बन है। ये लार्ज स्टेशनरी पावर एप्लीकेशन के लिए, अगर किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग को आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी है, तब ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसको आप यूज कर लीजिए, आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी चलती रहेगी। मान लीजिए इस कॉम्प्लेक्स को हम इलेक्ट्रिसिटी देनी है, तो ये बहुत अच्छा मोल्टन कार्बन फ्यूल सेल हमारे लिए बहुत जल्दी है। इसका हम प्रयोग फिर कर सकते हो। ये कैथोड है, एनोड है। अभी पीछे पढ़ाया था ना, कैथोड एनोड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करते हैं। वही चीज यहाँ पर है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर है, वाटर और हीट यहाँ से बाहर जा रही है। ठीक है, तो ये मोल्टन कार्बन फ्यूल सेल होती है। ये सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है जब कोई बड़ी जगह होती है, उस जगह साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका प्रयोग किया जाता है। ठोस ऑक्साइड ईंधन सेल होता है, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स होती है। ये क्या करती है, नॉन पोरस सेरेमिक होती है, कंपाउंड होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ, और ऑपरेट करता है 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में। अब इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस पे। ये जो होता है SOFC जो होता है, ठीक है, जिसे सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल बोलते हैं, इसकी दक्षता अच्छी है, इसका उपयोग किया जा सकता है। उच्च तापमान सिर्फ एक चुनौती, यहाँ पे टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो ये टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करेंगे, इसको ठंडा कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम आती है। वरना एफिशिएंसी इसकी बहुत अच्छी। 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बहुत हाई माना जाता है। 500 डिग्री टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इज द क्वाइट हाई टेम्परेचर। बस इसी को रेगुलेट करना है। अगर इसको ही रेगुलेट कर लेते हैं तो इनको बेनिफिट होगा, बट इसका रेगुलेशन करने में थोड़ा नहीं बहुत टाइम लगेगा। तो इसका रेगुलेशन अभी नहीं हो पाता, बस ये एक इशू होता है। तो इसका रेगुलेशन करना बहुत जरूरी है। अगर ये रेगुलेट हो जाता है तो ये फ्यूल सेल हमारे बहुत काम आएगा। अब फ्यूल सेल का बेनिफिट क्या है भाई, फ्यूल सेल हमने बना लिया, हमने ऐसा फ्यूल सेल बना लिया जो अपने ही अंदर यहीं पे इस डब्बे के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, और सामने कंपाउंड लगा है। इसमें कोई भी इंट्री एग्जिट नहीं है, इनपुट आउटपुट बिजली का नहीं देना, ये अपने आप बिजली बना लेगी। अगर कोई चीज अपने आप बिजली बना लेगी तो जाहिर सी बात है, हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, हमें कोल कंबंशन की जरूरत नहीं है, हमें कनेक्शन की जरूरत नहीं है, और सबसे बड़ी बात है हमें फ्यूल नहीं यूज करना। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव साइन हमको देता है
सम ऑफ द मेजर बेनिफिट ऑफर्ड बाय द फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी आर, पहला, फ्यूल सेल आर इलेक्ट्रोकेमिकली कन्वर्टेड द केमिकल एनर्जी इनटू द फ्यूल डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिसिटी विद द वेरी लो पोल्यूशन। पहली चीज ये बहुत कम प्रदूषण करके बिजली का प्रोडक्शन करते हैं। अनलाइक कंबंशन इंजन, जैसे इंजन जलाया जाता है, नो बर्निंग टेक प्लेस, यहाँ पर बर्निंग टेक प्लेस नहीं करती, जिसके चक्कर में यहाँ पर कोई भी पार्टिकुलर मैटर नहीं निकलता, नॉक्स नहीं निकलता, सॉक्स नहीं निकलता। तो इन सब चीजों को हम देखा जा सकता है, नाइट्रोजन नहीं निकलती, सल्फर नहीं निकलती, ऑक्सीजन नहीं निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। फ्यूल सेल बहुत ज्यादा हायर एफिशिएंसी रखते हैं इंटरनल कंबंशन इंजन के साथ, ही कहीं ना कहीं हमें फायदा बहुत ज्यादा देने वाले हैं। तो अगर उत्सर्जन ही नहीं हो रहा है इसमें नाइट्रोजन कार्बन का, है ना, या फास्फोरस का, तो बहुत हेल्दी माना जाएगा और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। अब रिलायबल बैक्ड पावर, अब यहाँ पे क्या है, बैकअप पावर बहुत अच्छी है। ईंधन में एक स्वच्छ और शांतिप्रिय स्रोत है, सबसे बड़ी बात है। डीजल जनरेटर की तुलना में ये ज्यादा आपूर्ति दे सकता है। इसको अस्पताल, डेटा केंद्र आदि जगहों पर इसको लगाया जा सकता है, क्योंकि वहां पे डीजल जनरेटर की रखरखाव बहुत महंगी है। ये फ्यूल सेल वहां पर बहुत सख्त तरीके से कार्य कर सकते हैं। एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटीज, अब ये क्या है, जब ये विद्युत संयोजन करते हैं तो इसको रेगुलेट करके कंट्रोल भी कर सकते हैं, इस एनर्जी को ये स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बैटरी लगी है। और जहाँ पे सेल्स होती है वहां पर पावर को रिजर्व और स्टोर किया जा सकता है, तो पावर रिजर्व एंड स्टोर करने का काम ये लोग करते हैं। एक्सेस रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट हाइड्रोजन, है ना, इलेक्ट्रोलाइट जो स्टोर किया जा सकता है बाद के लिए, और इसको जब डिमांड पे यूज किया जा सकता है। अब ये एनर्जी जो बनेगी एक्स्ट्रा अगर बन गई तो इसको हम रिजर्व रख सकते हैं और जब जरूरत पड़ेगी तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर बात आती है, अगर एनर्जी आप रिजर्व कर रहे हैं तो ये रिजर्व एनर्जी आप सेल भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो किसी को बेच भी सकते हैं। आपके अगल बगल वाली बिल्डिंग में भी आप कनेक्शन दे दीजिए, उससे भी ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको ये बेनिफिट देगा, लॉस नहीं देगा। अगर आप देखेंगे फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कई सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स हैं, हाइड्रोजन इकलौता नहीं है, उसके साथ बहुत सारे हैं, जैसे नेचुरल गैस, बायोगैस, मेथनॉल, एथनॉल। ये डिपेंड करता है कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट हमको यूज करने हैं और कहां पर इसकी जरूरत है। हर जगह हाइड्रोजन नहीं यूज होता, हाइड्रोजन को छोड़ के और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको यूज होती है। अब चैलेंजेस क्या है, इसको हम कैसे यूज करें? भाई अच्छा तो बहुत कुछ है, देखो हमारा यूपीएससी की खास बात क्या है, किसी चीज की तारीफ करते हैं तो खूब ऊपर ही करेंगे, ऐसे 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 बढ़ा देंगे और बाद में धब से नीचे गिरा देंगे। हम बहुत इज्जत देंगे, अरे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बाद में बस इतने बुरा तो कोई है नहीं। तो अच्छे के साथ बुराई करना हमारी मजबूरी है और ये मजबूरी हमेशा चलेगी, इसको हम बदल नहीं सकते। ठीक, तो आइए अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि भाई चैलेंजेस क्या है फ्यूल सेल के। तो फ्यूल सेल जो है ट्रिमेंडस पोटेंशियल रखता है, सब कुछ है, बट हाई इनिशियल कॉस्ट। आज बहुत महंगे हैं, कैपिटल कॉस्ट इसमें बहुत ज्यादा लगेगी, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, अभी भी अर्ली फेज पर है, इसका कमर्शलाइजेशन नहीं किया गया। मोस्ट फ्यूल सेल कंपोनेंट्स आर इंपोर्टेड, ये बाहर से आते हैं, तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग इसको रिड्यूस नहीं कर सकता लंबे समय तक, तो लोकली हमें मिलेगा ही नहीं। रेगुलर मेंटेनेंस फ्यूल सेल जो है और रिप्लेसमेंट ऑफ द कैटलिस्ट मेम्ब्रेन एंड अदर कंपोनेंट जो है इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को बढ़ाता है। भाई मेम्ब्रेन आपको बार बार बदलनी पड़ेगी, चीज़ों को कम करना पड़ेगा, तो जब ये करना पड़ेगा तो हमारे पास एक चैलेंजेस हमेशा क्रिएट रहेंगे। अब ये क्या है, ईंधन कोशिकाएं प्रौद्योगिकी की तुलना में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी, अगर इनिशियल फेज पर है तो इनको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया नहीं जा सकता, मैक्सिमम इसकी चीज़ें बाहर से आएंगी, जिसके चक्कर में इसको लागत कम करना बड़ा मुश्किल है। नियमित रख रखाव है, जिसके चक्कर में इनकी चीज़ों को जब बदला जाएगा तो बदलने के लिए भी हमें फिर से पैसा चाहिए, और अगर हमारे पास इतना स्ट्रेंथन पैसा नहीं है तो हमें दिक्कत होगी। तो वो सारी एक बेसिक चीज़ें हमारे सामने आती है। अब रिक्वायर्स हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर, अब यहाँ पर क्या हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जो नीड है इस्टेब्लिश करता है वाइड स्प्रेड यूज ऑफ फ्यूल सेल व्हीकल्स। अभी क्या करता है, फ्यूल सेल व्हीकल्स को यूज के लिए बहुत अच्छा बनाता है, इसमें प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए। करेंटली हाइड्रोजन अवेलेबिलिटी जो है लिमिटेड है, किसी की भी पॉकेट, बहुत महंगा है, बहुत लंबी पॉकेट जाएगी, बहुत ज्यादा नुकसान होगा, उसको देखना है। फिर टेक्निकल लिमिटेशंस है, टेक्निकल चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे इंप्रूवमेंट, ड्यूरेबिलिटी, लाइफ टाइम फ्यूल सेल मटेरियल एंड कंपोनेंट्स को कैसे चेक करें। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कार ली है जो इलेक्ट्रिक कार है,